नीट 2024 के फिजिक्स सॉल्यूशन और ये पार्ट 4 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 से 40 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 is taken through this cycle, the work done by the gas along the path BC। तो BC सिर्फ BC के along जो वर्क डन होगा वो बताना है कितना होगा। तो वर्क डन होता है प्रेशर इनटू में चेंज इन वॉल्यूम। अब आप ये देखो, जब B से C जा रहा है तो वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आया, वॉल्यूम उतनी है। तो क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो इसलिए जो वर्क डन होगा वो भी कितना होगा, जीरो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जीरो। तो यहाँ पर क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो इसलिए वर्क डन रहेगा जीरो। क्वेश्चन नंबर 32, a wheel of a bullock cart is rolling on a level road as shown in figure if its linear speed is v in the direction which one of the following option is correct। तो पॉइंट P मूव स्लोअर देन Q, ये आपको बताना है कि किसकी वेलोसिटी कितनी होगी। पहले मैं इसको आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये रिवॉल्व मतलब आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब रोलिंग हो रही होगी तो यहाँ पर दो क्या क्या हो रहा है, एक तो ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है, और रोटेशन हो रहा है, ठीक है। पार्ट ए में अगर आप देखोगे, द ट्रांसलेशन मोशन इन विच ऑल द पॉइंट मूव विद द सेम लीनियर स्पीड, तो इसमें सभी सेम स्पीड में मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसलेशन हो रहा है अभी। फिर पार्ट बी में मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन इक्वल टू आएगा रोलिंग। तो पहले हमने देखा कि जब ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है तो हर एक पॉइंट की सेम स्पीड होगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। पार्ट बी रोटेशन मोशन हो रहा है, द रोटेशन मोशन इन विच ऑल द पॉइंट्स मूव इन दिस विद द सेम एंगुलर स्पीड अबाउट दिस सेंट्रल एक्सिस। तो जितने पॉइंट होंगे सेंट्रल एक्सिस के अबाउट वो रिवॉल्व करेंगे सेम स्पीड से। अब इन दोनों का जो सुपर पोजिशन है वो है सी। अब आप ये देखो कि जो ऊपर पॉइंट है उसकी जो स्पीड है वो आगे की तरफ होगी बी, और जो पॉइंट बी है वो नीचे की तरफ होगी, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी एंगुलर स्पीड, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्शन उसके एक्सिस पर डिपेंड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, जो अपर पॉइंट है उसकी जो स्पीड होगी नेट, वो इन दोनों को ऐड करोगे, ओमेगा इंटू आर भी वी होता है, तो वो एक तरह से v प्लस वी कितना हो जाएगा, 2vm। लेकिन यहाँ पर ये आगे थी और ये पीछे थी उतनी, तो यहाँ पर नेट स्पीड कितनी हो जाएगी लोअर मोस्ट पॉइंट पर, जीरो, और ये तो vcm ही रहेगा क्योंकि सेंटर पे जो पॉइंट होगा रोटेशन में वो मूव नहीं करेगा रोटेशन में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लोअर पॉइंट है उसकी स्पीड कम रहेगी और जो अपर मोस्ट पॉइंट है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर p क्या है, अपर मोस्ट पॉइंट है, तो इसकी स्पीड कितनी रहेगी, 2 टाइम्स vcm, और q पॉइंट की स्पीड कितनी रहेगी, 0। तो हम ये कह सकते हैं पॉइंट p मूव करेगा फास्टर देन पॉइंट q। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आप इस डायग्राम से इसको इजीली समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द मास ऑफ द प्लेनेट इज 1/10 दैट ऑफ अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट इज। तो हमें बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। पहले मैं बता देता हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Gm/r², ठीक है। अब द मास ऑफ प्लेनेट, कोई प्लेनेट है उसका जो मास है, मैं इसको mp लिख रहा हूँ, इट इज 1/10 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, एंड इट्स डायमीटर ऑफ प्लेनेट इज द हाफ ऑफ द डेट ऑफ अर्थ, यानी कि डायमीटर ऑफ अर्थ के हाफ होगा। तो जो रेडियस होगा प्लेनेट का वो भी तो हाफ होगा, क्योंकि आप दोनों तरफ 1/2 करोगे तो रेडियस का पता लग जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं डायमीटर अगर हाफ है तो रेडियस भी हाफ होगा, प्लेनेट का रेडियस हाफ होगा रेडियस ऑफ अर्थ के। तो अगर मैं इसको जीई के टर्म में लिखूं तो यहाँ पर ये आ जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। और जब आप इसको प्लेनेट पर रखेंगे तो जीपी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी मास ऑफ द प्लेनेट अपॉन में रेडियस ऑफ द प्लेनेट का स्क्वायर। बट हमें ये पता है कि अर्थ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि प्लेनेट पर कितना होगा अगर उसका मास 1/10 है और रेडियस हाफ है। तो जी मास ऑफ प्लेनेट को मैं रख सकता हूँ 1/10 ऑफ मास ऑफ अर्थ, और यहाँ पर नीचे आएगा रेडियस ऑफ प्लेनेट जो कि होगा 1/2 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो Gme और ये 10 एज इट इज, यहाँ पर ये 1/2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर आएगा 4 और ये आ जाएगा re का स्क्वायर g ऑफ p, ठीक है। 4 जाएगा ऊपर तो
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन प्लेनेट विल बी इक्वल टू 4/10 ऑफ द जी एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर। अब इतना हमें पता है कि ये क्या है, तो ये हो गया 4/10। इसको हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। तो जी पी इक्वल टू होगा 4/10 का मतलब हो गया 0.4 इंटू में जी ऑफ ई। तो जी पी इक्वल टू 0.4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 9.8 में, तो आपको पता लग जाएगा कि जो प्लेनेट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो 0.4 टाइम्स है जो भी एक्सेलरेशन है अर्थ पर, यानी कि अर्थ पर है 9.8। तो दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप अगर तो ये आएगा 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें आपको बताना है ए और बी के बीच में नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। जब भी आपको 5 कैपेसिटेंस या 5 रेजिस्टेंस दिखें तो आप सोचो व्हीट स्टोन के बारे में, ठीक है। व्हीट स्टोन भी जैसा होता है, मैं रेजिस्टेंस लेकर के बता देता हूँ पहले। इसमें हम 5 रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं, लेट पी क्यू आर और एस। ऑलरेडी यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है जी मान लेते हैं इसको। तो अगर ग्रेविटेशन अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी करंट नहीं जा रहा है तो एक बहुत ही बैलेंस कंडीशन जिसमें पी अपॉन क्यू बराबर हो जाता है आर अपॉन एस के, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये देखो, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस और सॉरी कैपेसिटेंस, और यहाँ पर ये कैपेसिटेंस और इसका रेशो लोगे तो रेशो 1 ही आएगा। तो ऐसे में जो बीच वाला कैपेसिटेंस है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन को। ठीक है, क्योंकि आप इसको इस तरह से रीअरेंज कर सकते हो, बस मैंने रेजिस्टेंस की जगह पर आपको कैपेसिटेंस लेना है। तो इसका मतलब ये वाला है ही नहीं। अब आप इसको इग्नोर करो तो आप देखोगे कि ऊपर 2 कैपेसिटेंस सीरीज में आ गए, ठीक है, 2 और 2 वाले, और नीचे जो दो कैपेसिटेंस है वो भी आपस में कैसे आ गए, सीरीज में, 2 और 2। तो कैपेसिटेंस के लिए अगर सीरीज में तो फॉर्मूला होता है 1/C1 + 1/C2, और अगर वो पैरेलल में लगे हैं तो पैरेलल में फॉर्मूला होता है C1 + C2। तो आप देखो 2 और 2 ये दोनों किस में, पैरेलल में। तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा 2 और 2 का वो कितना आएगा, 1/C = 1/2 + 1/2, यानी कि ये आ गया 1, और रेसिप्रोकल करोगे तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो 2 और 2 का हाफ भी आप डायरेक्टली कर सकते थे, तो ये आ गया 1 ऊपर। फिर यहाँ पर भी नीचे वाले का भी 2 और 2 है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड, यहाँ पर भी कितना आ गया 1 माइक्रोफैराड। अब दोनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों पैरेलल में, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो फाइनल जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 1 + 1 यानी कि 2 माइक्रोफैराड। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 2 माइक्रोफैराड। तो जब भी 5 रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस दिख रहे हो तो सोचो व्हीट स्टोन के बारे में, फिर चेक करो कि वो बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है। बैलेंस कंडीशन में है तो ये जो नेटवर्क यहाँ पर बीच वाला कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस होगा उसको हटा दो। क्वेश्चन नंबर 35, a thin spherical cell is charged by the same source, the potential difference between 2 points C and P कितना होगा। तो देखो ये एक स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल के सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है K मतलब 1/4πε0 Q अपॉन में रेडियस R। और इतने ही अगर आप अंदर भी जाओगे, मतलब ये तो हो गया सरफेस पर, ठीक है, और अंदर भी अगर आप देखोगे तो ये KQ/R ही होता है। तो एक्चुअली C पॉइंट से P पॉइंट तक का जो पोटेंशियल है वो सेम होता है, इसलिए आप VC - VP करोगे तो वो आएगा 0, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 35 का वो रहेगा 0, ठीक है। अगर पर्टिकुलर पॉइंट पर कहते हैं तो हम फिर KQ/R फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 36, अब ये सेक्शन भी स्टार्ट हो गया जिसमें क्वेश्चन नंबर 36 से 50 रहेंगे। तो इसमें आपको स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन और टाइम का बताना है। तो देखो शुरुआत में यहाँ पर v डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पर, t पर। तो जब v डायरेक्टली टाइम पर डिपेंड कर रहा होता है तो ऐसे में एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट, क्योंकि आप इसका डिफरेंशिएशन करके देखोगे तो स्पीड अगर डायरेक्टली टाइम पर डिपेंड करे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ लेट t1 है, यहाँ तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर स्पीड कैसी हो गई है, कांस्टेंट। तो जब स्पीड कांस्टेंट होगी, या वेलोसिटी कहनी चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कैसा, 0।
तो इसका मतलब लेट ये यहाँ तक है T2 तक, तो T2 तक स्पीड कितनी हो जाएगी 0। तो मैं इसको ऐसे रीड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद स्पीड डायरेक्टली टाइम पर तो डिपेंड कर रही है, लेकिन जो स्लोप है वो आएगी नेगेटिव। एक्चुअली स्पीड वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है वो एक्सेलरेशन देता है, तो यहाँ पर ये स्लोप नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो होगा बट नेगेटिव होगा। तो इसलिए जो करेक्ट ग्राफ है यहाँ पर वो होगा ऑप्शन 3। पहले रहेगी पॉजिटिव वैल्यू, फिर 0 और फिर नेगेटिव वैल्यू एक्सेलरेशन की। क्वेश्चन नंबर 37, इफ द मास ऑफ बॉब इन अ सिंपल पेंडुलम is increased to thrice its original mass and length is made half of the original length, तो आपको बताना है कि जो नया टाइम पीरियड है वो x/2 हो गया है ओरिजिनल टाइम पीरियड की, तो x की वैल्यू कितनी होगी। पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है सिंपल पेंडुलम के लिए। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T = 2π√L/g, T = 2π√L/g। तो पहली बात तो मास पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है लेंथ पर। तो हम ये कह सकते हैं टाइम इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन लेंथ, बाकी सब फैक्टर तो सेम रहेंगे। तो अगर आप रेशो लोगे T2/T1 तो वो इक्वल हो जाएगा √L2/L1, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि न्यू टाइम जो है यानी कि T2 पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x/2 टाइम से किसके T1 के, तो T2/T1 कितना आ जाएगा, आ जाएगा x/2। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो आ गया T2/T1 को मैंने लिखा x/2। अब जो नई लेंथ है इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, यानी कि L2 जो है वो 1/2 टाइम्स है L1 के, तो L2/L1 कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। अब x = कितना हो जाएगा 2 और इसको आप लिखेंगे √2, ठीक है, 2/√2। तो इसको आप लिख सकते हैं √2, यानी कि जो x है वो √2 के इक्वल होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38, 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 210 वोल्ट। तो ये EMRS वोल्टेज आपको दी हुई है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो पूछा है कि पीक करंट कितना होगा सर्किट में, पीक करंट यानी कि I0 हमें डिटरमाइन करना है। तो पहले मैं रिलेशन बताता हूँ, जैसे V = IR होता है, ऐसे ही कैपेसिटेंस में EMF = रहेगा करंट, और R की जगह पर यहाँ पर चलेगा XC कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। अब यहाँ पर ये रहता है RMS और ये भी रहता है RMS वैल्यू, ठीक है, लेकिन हमें निकालनी पीक वैल्यू। इसके अलावा जो XC होता है वो होता है 1/2πf/c। तो पहले मैं एक बार फॉर्मूला बना लेता हूँ I0 के लिए, फिर वैल्यू पुट करेंगे और फिर देखेंगे कितना आंसर। तो ERMS को ERMS लिखने दीजिए। एक रिलेशन होता है पीक वैल्यू और RMS वैल्यू में, ये होता है IRMS होता है पीक वैल्यू के 1/√2 टाइम्स, यानी कि IRMS होता है I0/√2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ I0/√2। XC की वैल्यू कितनी है 1/2πfc। हमें तो I0 निकालना है, सो I0 कितना हो जाएगा √2 टाइम्स EMF जो RMS वैल्यू है इंटू में 2πfc। तो हम बस वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा √2। EMF की वैल्यू कितनी है 210, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 ले सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 है और कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 माइक्रो है, तो माइक्रो को चेंज करो 10⁻⁻6 में, तो I0। तो ये हमें पूरी मल्टीप्लाई करनी होगी, इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा 0.93 एंगस्ट्रॉम। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 39, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट TV कर्व ऑफ एन आइडियल गैस। P1, P2, P3 आर ये अलग अलग प्रेशर है, विद दोज चार्ल्स लॉ रिप्रेजेंटेड एज डॉटेड लाइन। तो हमें बताना है करेक्ट रिलेशन क्या होगा। चार्ल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ में जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा या वॉल्यूम डायरेक्टली प्रेशर पर डिपेंड करेगी, सॉरी टेम्परेचर जो होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा वॉल्यूम पर। तो वॉल्यूम बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी, लेकिन जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट। तो ये चार्ल्स लॉ। अब हमें पता है PV = कितना होता है nRT। हमारे पास टेम्परेचर और T और V का ग्राफ है, तो जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, y = mx + c। यहाँ पर इंटरसेप्ट नहीं हो रहा था, यहाँ पर y = mx होगा। y एक्सिस पर क्या रहना चाहिए, y एक्सिस पर टेम्परेचर रहना चाहिए और x एक्सिस पर वॉल्यूम, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। देखेंगे स्लोप कितनी आएगी।
तो आप टेम्परेचर को एक तरफ रखो, वॉल्यूम को एक तरफ रखो। तो टेम्परेचर वाई एक्सिस पर, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, टी इक्वल टू टी अपॉन में एन आर इंटू में वी। ठीक है, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस पर है, ये क्या है, एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया है, और जो बचा वो क्या हो जाएगी, स्लोप। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो स्लोप होगी वो होगी पी अपॉन में एन आर। अब स्लोप ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा जो एंगल बना रहा है वो कौन बना रहा होगा, सबसे ज़्यादा जो ढलान है, सबसे ज़्यादा स्लोप है, वो किसकी है, वो है P1 की। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा P1 होगा, फिर P2 और सबसे कम किसका होगा, P3 का, क्योंकि स्लोप डायरेक्टली P पर डिपेंड कर रही है। तो जो करेक्ट रिलेशन होगा वो ये रहेगा कि P1 इज द ग्रेटेस्ट एंड P3 इज द लोएस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 40. An iron bar of length L has magnetic moment M. It is bent at the middle of its length such that arms make 60 degree with each other. तो हमें बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट न्यू मैग्नेट का कितना हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक रोड है जिसकी लेंथ है L, लेट इसका जो डायपोल पोल स्ट्रेंथ है वो M। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो तो डायपोल पोल स्ट्रेंथ इनटू में सेपरेशन बिटवीन दी टू पोल्स। ठीक है, तो हमें ये मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, गिवन है M, अगर लेंथ L है तो। अब ये जो भी रोड थी उसको बेंड कर रहे हैं सच दैट टू आर्म्स मेक्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और जो ये आर्म है इसको मिडल से मोड़ रहे हैं। तो लेट, अब ये कुछ इस तरह से दिखेगी आपको। अब जो टोटल लेंथ थी L, अब वो L/2 इस तरफ आ गई और L/2 इस तरफ हो गई, और ये जो एंगल हो गया ये कितना हो गया, 60 डिग्री। तो अब पोल स्ट्रेंथ, एक पोल यहाँ पर आ गया और एक पोल यहाँ पर है, और हमारे पास जो मैग्नेट है वो ये है, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ हमें देखनी पड़ेगी, और ये इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी वो हमें पता करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया नया जो मैग्नेटिक मोमेंट है लेट वो M डैश है। अब जब इसको मोड़ रहे हैं तो जो मैग्नेट के जो पोल है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो चेंज नहीं होगी, तो वो अभी भी कितनी रहेगी, M। तो यहाँ पर हमने ले लिया मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ M इंटू में इफेक्टिव लेंथ। तो हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ देखनी है। अब देखो ये L/2, ये L/2, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री का। आपने मैथ में थ्योरम पढ़ी होगी, अगर मान लीजिए साइड बराबर है तो उनके अपोजिट के जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ। जैसे ये है हमारे पास, तो ये एंगल 60 है, ये दोनों साइड बराबर है, तो लेट मैंने मान लिया ये x होगा और ये एंगल भी x होगा। तो x प्लस 60, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 में से 60 जाएगा तो बचेगा 120। तो x आएगा, सॉरी 2x बराबर 120, तो x बराबर कितना, 60 डिग्री। इसका मतलब बाकी जो दोनों ये एंगल हैं ये भी 60 डिग्री के ही हैं, और अगर ये दोनों 60 डिग्री के हैं तो इसका मतलब ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये जो इफेक्टिव लेंथ है ये भी कितनी होगी, ये भी रहेगी L/2 के ही बराबर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होती है। तो ये इफेक्टिव लेंथ हम लेंगे L/2। अब M डैश इक्वल टू, यहाँ से आप देखो स्मॉल m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M/L, क्योंकि जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट है उसको हमें पुराने वाले मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में बताना है, तो मैं स्मॉल m को रिप्लेस करूंगा, लिखूंगा M/L इंटू में L/2। L से L कैंसिल करो तो M डैश इक्वल टू कितना आ गया, M/2, यानी कि जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो पहले वाले के कंपेरिजन में हाफ हो जाएगा। तो करेक्ट होगा ऑप्शन सेकंड। तो ये थे पार्ट 4 के सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे 5, जिसमें हम टोटल 10 क्वेश्चन कर लेंगे और इट विल बी लास्ट पार्ट।